नमस्कार दोस्तों, मैं भगवती ऑनलाइन क्लास बीएससी में सीताराम गुर्जर जूलॉजी लेक्चरर मैं क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की। बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के अंतर्गत 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते आए हैं, सेकेंड ईयर में भी पढ़ते आए हैं और थर्ड ईयर में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसको एनिमल डाइवर्सिटी के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा था कि जो प्रोटोकोर्डेटा है या उससे पहले अपने आता है प्रोटोजोआ संग्रह, उसको अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब वहां से आगे जब वो एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट था, बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट सेकेंड है, जिसमें हम आर्थ्रोपोडा से और प्रोटोपोडा तक अध्ययन करते हैं। अब इसमें पेपर क्या आपका पहला हो गया। दूसरा पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का, वो है एंडोक्राइनोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड इथोलॉजी, यानी कि उसके अंतर्गत एंडोक्राइनोलॉजी यानी अंतःस्रावी का विज्ञान है, जिसमें हम ग्रंथियां हैं और उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ग्रंथियों तक जो है आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाती है, जबकि आपके चौथी यूनिट और जो 5वीं यूनिट है वो आपके इथोलॉजी और इकोलॉजी की है। तो इथोलॉजी का मतलब होता है व्यवहार की, यानी कि प्राणियों में क्या व्यवहार वगैरह जो पाया जाता है। तो वो आपका क्या है, इस प्रकार से सेकेंड पेपर है। थर्ड पेपर के अंतर्गत है जो आप जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड पेपर में आप इकोलॉजी को पढ़ते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी को पढ़ते हैं। उसकी 4-5 यूनिट है जो बहुत ही सिंपल है। अब अपन बात कर लेते हैं अपने पहले ही पेपर की, आर्थ्रोपोडा से प्रोटोपोडेटा। और इसका सबसे पहले मैं आपका हल्का सा सिलेबस पर नजर डालूं। सिलेबस पर बिल्कुल सिंपल है आपका, ज्यादा वो नहीं है। जैसे अपन यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा का मैं आपको आगे आपको बताऊंगा आर्थ्रोपोडा में क्या क्या पढ़ना। पहले अपन सिलेबस से बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण। आर्थ्रोपोडा एक जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जो मतलब आर्थो एवं पोडा। आर्थो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है पाद, यानी कि इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो खंडों में विभक्त रहता है और साथ ही उनमें क्या पाए जाते हैं, लेग्स यानी कि टांगे पाए जाते हैं। और इसमें सामान्य लक्षण पढ़ेंगे और उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण सब क्लास का अपन को देना है। अलग अलग ग्रुपों में, कोई में 3 उपसंघों में भी बांटा गया है, 7 में इसको बांटा गया है, तो वो क्लासिफिकेशन अपन को इसमें पढ़ना है। फिर इसके बाद में आता है प्राउन, यानी कि झींगा मछली से अपन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम झींगा मछली है उसका क्या पढ़ते हैं, हम जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं, यानी कि उसका हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि उसका आवास कैसा है, स्वभाव कैसा है, वो कहाँ पर पाई जाती है, ये सामान्य परिचय उसका पढ़ने के बाद में फिर हम प्राउन का पढ़ते हैं, पाचन तंत्र पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं, नर्व सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, और उसके बाद उसके जो आर्थिक महत्व वगैरह है उसको पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्राउन है वो कंप्लीट होता है। और इनमें से प्राउन में से जैसे कभी पेपर में पाचन तंत्र दे देता है, कभी उसका क्या दे देता है, रक्त परिसंचरण तंत्र दे देता है या तंत्रिका तंत्र दे देता है। उसके बाद में आता है क्रस्टेशिया के लार्वा। तो ये क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोडा के ही सदस्य होते हैं जो अधिकतर जल में पाए जाते हैं, और इनके जो लार्वा होते हैं इनमें कायांतरण जो प्रोसेस होती है उसको देखा जाता है। जैसे अपन मीरोपोडा, ये क्रस्टेशिया के लार्वा। उसके बाद में चौथा आपका कीटों में कायांतरण, इंसेक्ट मोर्फोसिस। तो
तो इसके अंतर्गत कीटों में जैसे रूपांतरण होता है, क्योंकि कीट और कई जंतुओं में लार्वल स्टेज भी पाई जाती है, तो वो लार्वल से जैसे परिवर्तन की जो प्रोसेस होती है उसको हम कायांतरण के नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या हुई है फर्स्ट यूनिट आर्थ को लगा, हल्का सा आपको मैंने कुछ शब्दों में सिलेबस के बारे में बताया। अब इनमें से जैसे आपको तैयारी करनी है तो आप इनमें से कोई सी तीन टॉपिक होते हैं उनको क्लियर कर लो, आपके यूनिट की जो 10 नंबर है वो फिक्स हो जाते हैं, ये नहीं कि आप चारों को कंप्लीट करें। उसके बाद में सेकंड यूनिट जो आती है उसका नाम है मोलस्का। मोलस्का का शाब्दिक अर्थ होता है यानी इनका जो शरीर होता है वो एक खोल के अंदर रहता है और वो क्या होता है कोमल होता है अधिकतर। तो मोलस्का के वही जैसे अपने आप को पढ़े थे वैसे ही मोलस्का के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण को हम पढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत हमने पहली यूनिट में तो प्राण पढ़ा था, सेकंड यूनिट में हम स्वच्छ जलीय यूनियों और एक होता है इसके अंतर्गत पाइला गोंगा। तो इसका भी अपन को यूनियो और पाइला को जैसे अपन सामान्य नाम से जानते हैं तो ये जल के अंतर्गत पाए जाते हैं, नदी में समुद्र में नहीं मिलेंगे। यूनियो और पाइला इसको सामान्य गोंगा, आप जैसे बजरी या जो रेत होती है उसके अंतर्गत जो आपको कठोर जो खोल मिलता है, एक तो इस प्रकार से खोल मिलेगा आपको ये इस प्रकार से, तो ये जो खोल होता है ये तो आपको क्या होगा यूनियो या सीधी का, और एक इस प्रकार से आपको खोल मिलेगा ये इस प्रकार से जिसमें क्या पाई जाएगी मरोड़क पाई जाती है, उस मरोड़क को हम बोलते हैं गोंगा। तो इनका भी अपन को क्या पढ़ना है सेकंड यूनिट के अंतर्गत, जैसे हमने प्राण का पढ़ा था क्या नाम से स्वच्छ हेबिटेट यानी कि हवा से स्वभाव पढ़ा था, और उसके बाद हमने इसमें का रक्त परिसंचरण पढ़ा था, पाचन तंत्र पढ़ा था, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, तंत्रिका तंत्र पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े यानी जनन तंत्र इसके अंतर्गत पढ़े। तो ये इसके मतलब एक एनाटॉमी जो आकार की है एक्सटर्नल और इंटरनल बाह्य आकार की है आंतरिक आकार की है, इन दोनों प्राणियों में से अपन को पढ़ना है, और इनमें से किसी एक मतलब हमेशा कभी यूनियों के बारे में पूछ लेता है, कोई पाइला के बारे में पूछ लेता है, पाइला का पाचन तंत्र कैसा या यूनियों का जनन तंत्र कैसा है, और ये यूनियो है ये यूनियो और पाइला ये तो आपके प्रैक्टिकल के अंतर्गत इसमें से आपका नर्व सिस्टम या यूनियो का दे देता है या पाइला का दे देता है, तो इसका भी नर्व सिस्टम हम जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में आता है मोलस्का में ऐंठन एवं लार्वा। मोलस्का जैसे आपने घोंगा देखा है इसके अंतर्गत क्या होती है मरोड़क की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जिसका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट यानी कि अग्र भाग और जो पश्च भाग होता है, तो ऐंठन के कारण वो क्या हो जाते हैं अपोजिट साइड हो जाते हैं, विपरीत साइड में हो जाते हैं, यानी कि आगे वाला जो भाग है वो पीछे चले जाता है और पीछे वाला भाग है वो आगे आ जाता है। तो इस प्रकार से मोलस्का के अंतर्गत भी ऐंठन इसमें पाई जाती है, और ये यूनिट जो सेकंड है उसका है सिलेबस। उसके बाद में हमारा आते हैं यूनिट थर्ड, इसमें इकाइनोडर्मेटा का भी क्या करना है वो एक सामान्य लक्षण या वर्गीकरण पढ़ना है। इसके अंतर्गत एक ही एनिमल सागर तारा मछली या हम उसको डायरेक्ट कह सकते हैं स्टार फिश, इसके लिए अपन को क्या पढ़नी है जनरल एनाटॉमी वगैरह पढ़नी है, वही रक्त परिसंचरण है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंतर्गत क्या है कि एक वाटर सिस्टम यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जल संवहन तंत्र पाया जाता है तारा मछली के अंतर्गत, तो वो एक इसमें इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा आता रहता है। इसके बाद में हेमीपोर्डेटा है, हेमीपोर्डेटा और जो क्या है कि पोर्डेटा की यूजर कड़ी है, इसको कई साइंटिस्ट है इसको पोर्डेटा में भी मानते थे, परंतु अब इसमें इसको मानने का कारण क्या था कि इसमें जो देह हुआ थी वो एक वास्तविक प्रकार की नहीं। तो इस प्रकार से जिसे रिसर्च चला तो फिर इसको हेमीपोर्डेटा को अलग ही फाइल बना गया है, पोर्डेटा को इसको हटा दिया, और इसका बेस्ट जो एग्जांपल है हेमीपोर्डेटा का वो है बेलोनोग्लोसस। बेलोनोग्लोसस की इसके अंतर्गत ही हमको इसका पाचन तंत्र है, नर्व सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, ये इसमें पढ़ना पड़ता है। इसके बाद में इसका इकाइनोडर्मेटा के लार्वा आते हैं, बायोफिलेरिया वगैरह के लार्वा आते हैं, कभी कभी 2-1-2-3 नंबर में इसको लार्वा को पूछ लेते हैं। स्वादकोच्छेदन या पुनरुद्भवन ये अच्छी तरह से आप जानते हो कि जैसे तारा मछली है या कई जो प्राणी होते हैं
उनके अंतर्गत ये सिस्टम पाया जाता है कि कोई भी आपत्ति आने पर या विपत्ति आने पर वो अपने अंग को स्वतः ही हटा देते हैं। यानी कि जैसे किसी भी शत्रु ने या किसी ने अगर आक्रमण कर दिया या कहीं उसका कोई भी शरीर का अंग फंस गया कर गया तो वो अपने आप ही क्या कर देती है, शरीर से हटा देती है और वो जो हटाया गया ऑर्गन है फिर वो वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगोत्सर्जन या पुनर्भवन के नाम से जाना जाता है। अब आप बात करते हैं यूनिट 4। इसमें समग्र कोर डेटा का अपन को परिचय पढ़ना है और कोर डेटा का वर्गीकरण पढ़ना है। ये समग्र कोर डेटा का जो परिचय है, वर्गीकरण आज आपको पेपर फर्स्ट के अंतर्गत क्लास सेकेंड ईयर में भी पढ़ा रहा हूँ और आपको थर्ड ईयर के अंतर्गत भी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में भी आपको कोर डेटा का परिचय और वर्गीकरण वहां पर दे रखा है। तो ये आपके पास प्लस पॉइंट हो गया कि इसको हम अभी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे और थर्ड ईयर में पढ़ लेंगे। तो कंप्लीट जैसे आज पढ़ते हो आप तो आपको दोनों जगह ही क्या हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप मजबूती करते हो तो आने वाले समय में भी जब आप इसको याद करते तो ये समय आपको अन्य जो चीज है उनको याद करने में हो जाता। उसके बाद में यूरो कोर डेटा की सजातीय, यानी कि यूरो कोर डेटा है, सेफोलो कोर डेटा है, हर्डमानिया है। ये सजातीय से मतलब क्या है कि इनके यूरो कोर डेटा, सेफोलो कोर डेटा है और ये हर्डमानिया, इनमें क्या क्या समानताएं होती है उनको लेकर के इनमें क्वेश्चन आता है कि यानी कि दोनों की जो समानताएं होती है उनके बारे में पूछ देता कहा जाता है। यूरो कोर डेटा और सेफोलो कोर डेटा में सजातीयता बताया। उसके बाद में इसका आता है एनिमल्स है हर्डमानिया। हर्डमानिया का भी कोई एविडेट्स अपन को पढ़नी है और एविडेट्स के बाद में वो इसका जनरल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, ये भी हमको हर्डमानिया का पढ़ना पड़ता है। तो अपन देखो क्या इसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ यूनिट इनमें कहीं ना कहीं जो एनिमल है जैसे इसके अंतर्गत ताव है, इसके अंदर यूनियो पाइला है, इसके अंतर्गत तारा मछली और बेलेनोग्लोसस है और इसके अंतर्गत क्या है हर्डमानिया। तो आपको चारों यूनिट के अंतर्गत कोई कोई एनिमल है और उन एनिमल का हमको क्या करना है, यानी कि बाह्य आकार की वो आंतरिक आकार की एक्सटर्नल एंड इंटरनल और उसी के साथ उसके हैबिटेट्स और उसके जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उत्सर्जन तंत्र है, इन सबको अपन को पढ़ना है। उसके बाद में यूनिट फिफ्थ वो वेरी सिंपल है, इसका नाम है, इसके अंतर्गत इसको जैसे एप्लाइड जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें जलकलसी है, रेशम कीट पालन है, मधुमक्खी पालन है, लाभदायक एवं हानिकारक कीट, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो किसान के लिए या आँख के लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ के लिए क्या आते हैं हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक। तो इसके बाद में मुक्ता संवर्धन और लाभ संवर्धन, कोशिका ऊतक एवं अंग संवर्धन, यानी कि लाभ संवर्धन से वो है कि जो महिलाएं वगैरह जो हाथों में चूड़ियां वगैरह पहनती है उस लाभ को कैसे बनाया जाता है। ये मुक्ता संवर्धन का मतलब होता है मोतियों का निर्माण करना होता है और ये मोतियों का निर्माण किसके अंतर्गत होता है, योनियों या सीपी के अंतर्गत होता है। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मुक्ता संवर्धन के अंतर्गत क्या है। जैसे ये योनियों की स्ट्रक्चर होती है, अब इसके अंतर्गत क्या है कि समुद्र यानी कि संस्कृति के अंतर्गत ही पाया जाता है। तो इसमें कभी कभी क्या है रेत के कण वगैरह है, यानी कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, इसकी व्यू कपाट है। अब इस कपाट के अंतर्गत कभी कभी रेत के कण वगैरह या जो है इसमें धस जाते हैं और धस जाने के अंतर्गत इसमें होता है पर्ल फॉर्मेशन, यानी कि मुक्ता का निर्माण होता है। तो उस पर क्या है कि इस मोती यानी इसके तंत्र के ऊपर पर्ल फॉर्मेशन यानी कि इसकी परत चढ़ती जाती है मोती की और फिर ये समय आने पर इसको बाहर निकाला जाता है और ये रेत का कण होता है, ये बाहर निकल जाता है और ये इसके अंतर्गत क्या रहता है छेद रह जाता है। तो इस प्रकार एक मोती यानी कि मणियों की तरह ये निर्माण हो जाता है इसका मोती। लाभ संवर्धन में कोशिका ऊतक एवं अंग संवर्धन, इसमें क्या है टिश्यू कल्चर है और सेल्स के ज्यादा इसमें टिश्यू कल्चर और ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि अंग संवर्धन के बारे में बताया गया है। यह है प्राणियों में क्लोनिंग, यानी कि जिसे प्राणियों में क्लोनिंग की जाती है, जैसे डोली भेड़गा, इसका आपने एग्जाम्पल सुना होगा,
आपको इस प्रकार से कई प्राणियों में इसकी क्लोनिंग की जाती है। और जिससे वांछित लक्षण वाली जो सेल होती है उससे डीएनए या जीन निकालकर और जिस भी अपन को क्लोन करना है कैसा बनाना उसके अंतर्गत ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि थोड़ी सी जो प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से गाइस आपको समझ में आया होगा। आई मीन्स मैं जानता हूँ कि आप सिलेबस से रूबरू हो गए होंगे फर्स्ट पेपर के लिए। अब जैसे आर्थ्रोपोडा की हम बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा के जैसे सामान्य लक्षण की बात करें तो आर्थ्रोपोडा का मैंने आपको क्लास में समझा आर्थ्रो एवं पोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, पोडा मतलब होता है भाग। तो दोस्तों आज मैं आपको इतना ही बता पाया हूँ सिलेबस के बारे में। कल से हम जैसे ही आगे करेंगे तो सामान्य लक्षण इसके आर्थ्रोपोडा के, फिर उसके बाद फर्स्ट यूनिट से ही आगे क्लास स्टार्ट। थैंक यू।